तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, मस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल ALD स्टडी पर। और हम लोगों ने क्लास 12 फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब जब कंप्लीट हो चुका है तो उसका प्रैक्टिस सेशन भी क्या है, जरूरी है। तो आज हम लोग करेंगे NCERT का प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हम लोगों ने डिसाइड किया है कि क्वेश्चन नंबर 1.1 से 1.7 तक के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। आसान रहेगा, आपको इससे पता चलेगा एनसीईआरटी की लैंग्वेज कैसे होती है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। और अगले सेशन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे एनसीईआरटी के सारे सवालों को। हाँ, सारे सवालों को इसके जस्ट बाद वाले सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। वो लेक्चर काफी बड़ा होने वाला है, लेकिन इसमें आसान कहानी को इसलिए चुने हैं जिससे आप आदी हो जाएं प्रैक्टिस सेशन के। तो क्या रूल क्या है इस सेशन को देखने के। सबसे पहले जैसे स्लाइड में नया क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन पे आप स्टॉप करेंगे, और स्टॉप तुरंत नहीं कर देंगे। जैसे नया क्वेश्चन आएगा हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप लोग स्टॉप करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे, मिलाएंगे कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। तो इसी तरीके से कहानी को आपको करते जाना है। तो बिना समय को गंवाते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, कह रहा है कि वायु में, देखो कह रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो छोटे आवेशित गोले क्रमशः 2 × 10⁻⁷ और 3 × 10⁻⁷ आवेश रखे हैं। उनके बीच कितना बल है, उनके बीच कितना बल है। दो गोले हैं और छोटे छोटे गोले हैं। क्या हैं, छोटे छोटे गोले हैं। एक गोले के ऊपर है 2 × 10⁻⁷ और दूसरे के ऊपर है 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश। ठीक है, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को तुरंत मीटर में चेंज कर दो, 30 × 10⁻⁻2 मीटर। ये है क्वेश्चन। इन दोनों आवेशों के बीच में आपको बल निकालना है। क्या निकालना है, बल। स्टॉप कर दो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर हम यहां पे बताते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है दो आवेशों के बीच बल में। कहेंगे सर यहाँ पे वायु भी दिया गया है, माध्यम भी दिया गया है, माध्यम की वैद्युशीलता या परावैद्युतांक कुछ नहीं दिया गया है। वायु और निर्वात की कहानी सेम सेम होती है, वायु और निर्वात की कहानी एकदम समान होती है। तो यहाँ फॉर्मूला सिंपल लगेगा, K Q1 Q2/R²। ए की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻⁹ कूलाम नियतांक। Q1 कितना दिया गया है, Q1 दिया गया है 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷। Q2 कितना गिवन है, Q2 है आपका 3 × 10⁻⁷ बटे R कितना है, R है 30 × 10⁻², 30 × 10⁻² का स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 9 × 3 दूनी 6 गुणे -7 कितना हो जाएगा, -14, -14 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 10⁻5 बटे यहां पे स्क्वायर होगा 3 3 जा 9, 900 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁴, 2 2 जा 4। 9 से कटेगा, 9 से कटेगा तो 100 आ जाएगा। 100 मीन 10⁻², 10⁻⁴ में से 10⁻+2 जाएगा, कितना बचेगा 10⁻−2, 10⁻−2 ऊपर जाएगा तो 10⁻+2। आंसर कितना आ गया आपका 6 × 10⁻⁻5 × 10⁻+2 और -5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा -3। यानी आंसर आ गया आपका 6 × 10⁻⁻3 न्यूटन। ये हो गया, आसान सवाल था, एकदम आसान सवाल था, फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। क्या था, फॉर्मूला बेस्ड सवाल। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। समझना, फील करना क्वेश्चन नंबर 2 को। कह रहा है कि 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच दूरी कितनी है, पहली कहानी। दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। क्वेश्चंस को फील करो। कह रहा है एक पहला गोला है, एक पहला गोला है, इस गोले के ऊपर है 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश, और एक दूसरा गोला है जिसके कारण इसके ऊपर बल लग रहा है। F का मान दिया गया है 0.2 न्यूटन। ठीक है, R का मान फाइंड करना है, R का मान क्या करना है, निकालना है। और यदि दूसरे गोले पर कितना आवेश हो, 0.8 माइक्रो कूलाम।
और दूसरा सवाल है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण बल कितना लगेगा। यानी यानी ये पहला गोला है और ये दूसरा गोला है। पहले गोले पर दूसरे गोले के कारण कूलाम के नियम का सदिश रूप F12 दिया गया है बेटा। क्या दिया गया है? F12 दिया गया है। F12 बराबर क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। कितना है F12 के वैल्यू? 0.2। 0.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कर रहे हैं, R का मान निकाल रहे हैं। 0.2 इक्वल टू K का मान 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 का मान कितना? 0.4 माइक्रो कूलाम। माइक्रो में 10 की घात -6। क्या हो जाएगा? 0.4 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू 0.8 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर मल्टीप्लाई में जाएगा, 0.2 क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। क्या हो जाएगी यहां पे कहानी? यहां पे कहानी इस तरह की हो जाएगी, R स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। देखो पावर को समेट ही देते हैं। कितना हो गया? 8 चौको कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 चौको 32। 3.2 इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कराए कितना आ गया? 3.2। तो ये आ गया 9 इंटू 3.2 इंटू 10 टू दी पावर। पावर्स को समेट देते हैं। पावर को समेट दिए, -6 -6 -12, -12 में से +9 जाएगा, कितना बचेगा? -3। कितना बचेगा? -3। लो गुणा 10 की घात -3 और बटे में जो बल था ये जो गुणा में था वो किसमें चला गया? बटे में। तो 0.2 हटा दशमलव, 2 से कटा 16 आ गया। कितना आ गया? 16। 16 32 होता है। R स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 9 गुणे 16। कहीं पे थोड़ी सी दिक्कत हुई है बेटा, कहीं पे एक पावर में कोई दिक्कत हुई है। देखो यहां पे जो कहानी आएगी वो 8 चौको 32 होता है, बट 2 अंक बाद दशमलव लगेगा तो 32 3.2 जो लिखे हैं ना, ये 3.2 लिखे थे। यहाँ पे कहानी जो 3.2 लिखे थे तो 3.2 ना होके 0.32 होगा। कितना होगा? 0.32। एक बार और लिख लेते हैं। 9 इंटू 0.32 इंटू 10 टू दी पावर -3 अपॉन 0.2। तो दशमलव 1 हटा, तो ये दशमलव जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगी कहानी? ऐसे आ जाएगा 9 इंटू 16 इंटू 9 इंटू 16 इंटू 10 टू दी पावर -4। कैसे आ गया भाई? एक दशमलव हटा तो 3.2 हो गया। 3.2 को भी 32 कर दिए तो 10 की घात -4 हो गया। अब 2 से कट गया 32 तो 16 हो गया। R स्क्वायर इक्वल टू आया है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। 9 इंटू 16 इंटू 10 टू दी पावर -4 बाहर निकल आएगा। 9 से बाहर निकलेगा 3, 16 से बाहर निकलेगा 4 और 10 की घात -4 से बाहर निकलेगा 10 की घात -2। 4 × 12 कितना आ गया? 12 गुणे 10 की घात -2 मीटर। खत्म कहानी। कोई दिक्कत इसमें? ये होगी कहानी किसकी? अगर मीटर में ऐसे माइनस में लिखना है तो दशमलव ऐसे लिख सकते हो, 0.12 मीटर। बात सेम ही है। बात क्या है? सेम। बट इसमें एक दूसरा सवाल भी था बेटा, अगर ध्यान से देखो, कहेगा दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण बल। जब पहले गोले पर F12 का मान दिया गया है, F12 का मान दिया गया है कितना? F12 का मान दिया गया कितना? दिया गया 0.2 न्यूटन। तो F21 का मान क्या हो जाएगा? -0.2 न्यूटन। याद करो कूलाम के नियम का सदस्य रूप, F12 बराबर होता है -F21। भाई परिमाण तो समान ही है। पहले गोले के कारण एज्यूम करना, ये भी प्लस है, ये प्लस है। पहले गोले पर दूसरे गोले के कारण जो कि दिया गया था, पहला गोला भी कैसा है? धनात्मक आवेशित है। दूसरा गोला भी कैसा है? धनात्मक आवेशित है। धनात्मक को प्रतिकर्षित करेगा। ये होगी डायरेक्शन F12 की। दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण बल, वो उसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। ये होगी डायरेक्शन F21 की। परिमाण समान रहेगा, दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए माइनस चिन्ह आ जाएगा। तो दूसरे वाले का आंसर सीधा सीधा हो गया -0.2 न्यूटन, बिना सॉल्व किए हुए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए
जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² एक विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। आपकी किताब में एक पूरी सारणी बनी है जिसमें क्लास 12th में आने वाले सारे के सारे नियतांकों के मान भी दिए गए हैं। आपको पता नहीं होगा सबके मान, कुछ कुछ के पते होंगे। हम यहाँ पे सारे के मान क्या करेंगे, लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कहानी क्या है कि ये जो चीज है के e²/GME/MP, इस कहानी को पहले ये प्रूव करना है कि ये क्या है, एक विमाहीन है कहानी। तो पहले विमाहीन वाली कहानी पे चलते हैं। तो के क्या है, यहाँ पे सबकी कहानियों को देख लेते हैं। के क्या है, यहाँ पे के है आपका कूलाम नियतांक। क्या है, कूलाम नियतांक। और कूलाम नियतांक का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ फिर दूसरा क्या है, दूसरा है ई। क्या है, मूल आवेश। मूल आवेश, मूल आवेश का मान कितना होता है, मूल आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻19। फिर इसके बाद जो जी है, जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक 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 गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण कर्षण नियतांक, नियतांक जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। कितनी होती है, -11। और उसके बाद है एमई। एमई क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। और उसके बाद है एम ऑफ पी। एम ऑफ पी क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान जिसका मान कितना होता है 1.67 × 10⁻27 kg। ये सारे के सारे मान हैं, ये सारे के सारे क्या है, मान है। किन किन के मात्रक आपको पता है, द्रव्यमानों के पता है, आवेश चार्ज का पता है, के और जी का पता नहीं है। तो के और जी के लिए फॉर्मूला होता है F के Q1 Q2/R²। तो के बराबर क्या हो जाएगा, F×R² Q1 Q2। क्या हो जाएगी के की विमा, के की विमा बल है, बल की विमा होती है mL/T-2। आर क्या है, दूरी है, तो दूरी की विमा क्या होती है L, तो R² की हो जाएगी L2 आवेश, एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है। क्या हो जाएगी विमा AT, तो AT × AT A2T2। के की विमा क्या आ गई, के की विमा आ गई M L1 L2 L3 T-2 है, T जब ऊपर जाएगा तो T-4, A-2 है, ऊपर जाएगा तो A-2। ये विमा होगी के की। और जी की विमा देख लेते हैं, जी की विमा देख लेते हैं, कहां है, कहां। जी की विमा, जी की विमा ऐसे करेंगे फाइंड कि F=GM1M2/R²। तो G बराबर क्या हो जाएगा, F×R², R²/M1M2 बराबर बल की विमा क्या है ML/T-2 और R² तो L2 और M1 M2 दोनों द्रव्यमान है, तो दोनों द्रव्यमानों की विमा क्या हो जाएगी M2। और जब ये M2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा M-2, -2 में से एक M चला जाएगा तो -1। तो क्या आ गई M-1 L1 L2 L3 और क्या हो जाएगा T-2 तो ऑलरेडी है, T-2 तो क्या है, ऑलरेडी है। ये हो गई जी की विमा। अब जी और के की विमा इसमें आ गई, तो बाकी सबकी आपको विमा पता है, रख देते हैं, सब कुछ कट जाएगा तो विमाहीन प्रूव हो जाएगा। देखो रखते हैं के E²/GME/MP। के की विमा क्या आई है, के की विमा जो आई है वो आई है ML3T-4 A-2। L3T-3 रुको रुको T-4 T-4 A-2 T-4 A-2
क्लियर है। ई की क्या है, ई है आवेश, आवेश की होती है एटी, तो A2T2, A2T2 बटे जी, जी की भी आ गई है, जी की क्या आई है, जी की यहां पे आई है M-1 L2 L3 T-2, M-1 M-1 L3 T-2। एक बार और मिला लो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, M-1 L3 T-2, L3 T-2, MEMP दोनों द्रव्यमान है, तो M की क्या हो जाएगी, M2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, M2। लो अब करते हैं कहानी, क्या क्या है कहानी, M-2, M-2 नहीं है बेटा, यहाँ पे M-2 कैसे हो गया, ये M है, पूरी पूरी क्या है, ये M2 है, क्या है, M2। देखो A-2 A+2 कैंसिल हुआ, T-4 है, अब ये क्या है, T-2 जब ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और +2 ऑलरेडी है, तो -2 ऊपर जाएगा, +2 +2 +2 +4 और -4, टी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। एल की कहानी, एल ऊपर +3 है, नीचे भी 3 है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। M2 में से एक M- बन जाएगा M+1 जब ऊपर जाएगा M-1 +1 -1 M भी कैंसिल हो गए। सब जब कैंसिल ही हो गए तो ये क्या हो गया, विमाहीन हो गया, क्या हो गया, विमाहीन। तो एक चीज तो सॉल्व हो गई कि ये जो रेशियो दिया गया है ये क्या है, विमाहीन है। दूसरी कहानी, इसका मान निकालना है, इसका क्या निकालना है, मान। इसमें जो के का मान है वो है कितना, 9 × 10⁹। ई का मान कितना है, 1.6 इंटू 10⁻19। जी है, जी का मान कितना है, 6.67 इंटू 10⁻11। एम ई का मान कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31। एम ऑफ पी का मान कितना है, एम ऑफ पी का मान है 1.67 इंटू 10⁻27। इस पूरे को जब सॉल्व करोगे, सबकी ये सारे मान रखोगे, तो आपको इसका जो आंसर मिलेगा, आपको जो इसका आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2.27 इंटू 10⁻39। ये मिलेगा आपको आंसर। सारे मान रख लेना, कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन करने के बाद यही आंसर आएगा आपका 2.27 इंटू 10⁻39। कैलकुलेशन करेंगे, बहुत लंबा जाएगा। आप लोग क्लास 12th में हो तो कैलकुलेशंस कर सकते हो। हमने सारे मान बता दिए, के का बता दिया, ई का बता दिया, जी का बता दिया, एम का बता दिया, पी का बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, ठीक है, ठीक है, क्वांटीकृत है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों के व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की कैसे उपेक्षा कर सकते हैं। सबसे पहली कहानी कि जो पहली लाइन है वो बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि आपने आवेश का क्वांटमीकरण पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। कोई वैद्युत आवेश क्या है, क्वांटीकृत है, इसका मतलब यह है कि वह आवेश क्या होगा, मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। आपको परिभाषा लिखनी है क्वांटमीकरण की, यानी Q बराबर NE, यही तो था। यानी कोई आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन का यह मतलब है कि वह आवेश आवेश मूल आवेश ई का पूर्ण गुणज होगा। क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। दूसरी कहानी क्या है, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों के व्यवहार करते समय वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की कैसे उपेक्षा कर सकते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर आप एक बात समझना बेटा, हम कहें कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप कहेंगे सर Q इक्वल टू एन में रख दिए, Q का मान 1 कूलम है, N का मान निकालना है, E का मान है 1.6 इंटू 10⁻19। तो N का मान आ गया 1/1.6 इंटू 10⁻19, ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 +19 के समथिंग। बात को समझ पा रहे हो, सिर्फ एक कूलम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 10⁻19 में 19 जीरो लगाओ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करके, आप फाइंड ही नहीं कर पा रहे हो इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है सिर्फ एक कूलम आवेश के लिए। आप बड़े पैमाने की बात कर रहे हो, आपके पास है 100 कूलम आवेश, आपके पास है 1000 कूलम आवेश, और भी ज्यादा हो सकता है स्थूल लेवल पे, बड़े पैमाने पे। जब बड़े पैमाने की आप बात करते हो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समझो, हमने कहा कि बड़े पैमाने पर 10 की घात 50 इलेक्ट्रॉनों ने आवेश डेवलप किया।
हमने इसमें से 500 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तब भी आवेश पे कोई फर्क नहीं आएगा। हमने 1000 इलेक्ट्रॉन उसमें क्या कर दिए, रख दिए, तब भी कोई वो नहीं आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर ही डिपेंड करता है आवेश का क्वांटमीकरण, Q इक्वल टू N। बट बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कोई मतलब रह नहीं जाता, कोई मतलब रह नहीं जाता, इसलिए उपेक्षा कर सकते हैं। उपेक्षा का मतलब क्या है, इग्नोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं क्या, आवेश का क्वांटमीकरण। क्लियर है कहानी। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या का बहुत ज्यादा मतलब रह नहीं जाता, लेकिन हाँ आवेश का क्वांटमीकरण तब भी है, बट वो चीज इतनी ज्यादा सफिशियंट नहीं रह जाती, कोई उसकी जरूरत नहीं रह जाती कि भाई 10-12 हजार इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिए तब भी आवेश पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये बेसिक कहानी थी, बस यही कहानी थी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि जब कॉफ की क्षण, कॉफ नहीं बेटा कांच की क्षण, किसकी क्षण, कांच, यहां पे था कांच, कांच की क्षण, जब कांच की क्षण को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रश्न आवेश के संरक्षण के नियम से किस प्रकार सामंजस्य रख सकता है। हमने कहा एक आपके पास कांच की क्षण है, एक आपके पास कांच की क्या है, क्षण है, और एक आपके पास रेशम का कपड़ा है। क्या है, रेशम का कपड़ा। रेशम के कपड़े को जब कांच की क्षण पर रगड़ा तो जो कांच था उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम थी, उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम थी, और रेशम के कपड़े की ज्यादा थी। रेशम के कपड़े की क्या थी, ज्यादा थी। आपने रेशम के कपड़े को कांच की छड़ पे रगड़ा तो कांच की छड़ के ऊपर आ गया धनात्मक आवेश, क्या आ गया, धनात्मक आवेश, और रेशम के कपड़े के ऊपर आ गया ऋणात्मक आवेश। क्या आ गया, ऋणात्मक आवेश। क्यों आ गया सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो गया किससे, कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर। लेकिन समझो इसके ऊपर कितना आवेश आया, इसके ऊपर आया Q इक्वल टू प्लस NE, इसके ऊपर कितना आया माइनस NE। अगर हम इसको एक निकाय माने तो जब पहले कोई आवेश नहीं था तब भी जीरो था और बाद में भी जीरो ही रहा, क्योंकि प्लस NE और माइनस NE कितना हो गया, जीरो हो गया। कहने का मतलब यह है कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चले गए हैं तो कांच की छड़ के ऊपर अगर प्लस 4 कूलम आवेश आया है तो रेशम के कपड़े के ऊपर माइनस 4 कूलम आवेश आया है, दोनों का योग तो टोटल जीरो ही है। तो शुरुआत में भी आवेश जीरो था और बाद में भी आवेश जीरो है, तो ना तो आवेश उत्पन्न हुआ है ना ही आवेश नष्ट हुआ है, सिर्फ स्थानांतरण हुआ है, क्योंकि निकाय का कुल आवेश संरक्षित होता है। क्या होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कि निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। आप लोग जानते हैं निकाय कैसा हो, विलगित निकाय हो, कोई चीज निकाय से बाहर ना आ पाए, कोई चीज निकाय से क्या ना जा पाए, बाहर ना जा पाए। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1.6 कह रहा है कि 4 बिंदु आवेश QA, QB, QC और QD 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर उपस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है। यह सवाल है आपका कूलाम के नियम के सदिश रूप का, लेकिन कूलाम के नियम के सदिश रूप का बहुत ही आसान सवाल है, बहुत टफ सवाल नहीं है। क्या इसमें डायरेक्शंस, योग, थीटा वगैरह होगा, देखते हैं कितना आसान सवाल है। सबसे पहले एक वर्ग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक वर्ग बनाते हैं और उस वर्ग को देखते हैं। पहले मान लिए A वर्ग है, ये क्या है, कोई वर्ग है, ये वर्ग है। इसके पहले किनारे पर QA आवेश है 2 माइक्रोकूलम, दूसरे पर है कितना -5 माइक्रोकूलम, तीसरे पर है QC 2 माइक्रोकूलम और चौथे पर है -5 माइक्रोकूलम। ये केंद्र है, इस केंद्र पर रखा है कितने कूलम का आवेश, वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश, 1 माइक्रोकूलम का आवेश। और वर्ग की जो भुजा है वो है 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है 10 सेंटीमीटर। ये कहानी है। अब किसी निकाय में जितने आवेश होते हैं किसी एक आवेश पर बल निकालते हो, बचे हुए बाकी सारे आवेश इसके ऊपर बल लगाते हैं। यानी अगर ये QA है, ये QA है तो ये भी इस पे बल लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा,
इसके ऊपर कुल आवेशों का क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। देखना लॉजिक समझना, बात लॉजिक समझना क्या है कहानी, लॉजिक समझना बात को, ठीक है। कि जब ए वाला 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम के ऊपर बल लगाएगा तो क्या होगी कहानी, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, इसको प्रतिकर्षित करेगा। वो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और ये क्या है, ये जो बल की दिशा है वो क्या हो जाएगी, ये कौन सा बल है, ये है एफ ए। क्या है, एफ ए। 2 वाला माइक्रोकूलम भी क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ये बल क्या है, ये बल है एफ सी। क्या है, एफ सी। सेम कहानी क्या होगी, -5 माइक्रोकूलम माइनस है, ये पॉजिटिव है, ये इसको आकर्षित करेगा। ये क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा। ये बल कौन सा है, ये बल है एफ बी। कौन सा बल है, एफ बी। और ये क्या करेगा, इसको ये भी इसको आकर्षित करेगा 5 माइक्रोकूलम वाला। ये बल कौन सा है, एफ डी। कौन सा बल है, एफ डी। एफ सी और एफ ए, अब सवाल यहां से शुरू हो रहा है। एफ सी और एफ ए का परिमाण समान रहेगा क्योंकि दूरी समान रहेगी और Q1 Q2 समान रहेंगे, बस दिशाएं विपरीत हैं तो दोनों घट करके 0 हो गए। एफ बी एफ डी का परिमाण समान है, -5 1 -5 5 1, और दूरी तो समान है, ये तो समान है और विपरीत हैं तो ये भी कट जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यानी एफ सी और एफ ए ये क्या हो गए, ये कट गए आपस में। और एफ बी और एफ डी ये भी क्या हो गए, कट गए आपस में, समान मतलब परिमाण है और विपरीत क्या है, दिशा है। जब सब कुछ घट ही गए, कट ही गए, तो इस क्यू के ऊपर टोटल आवेश, टोटल बल कितना हो गया, एफ कितना हो गया, 0 हो गया। कितना हो गया, 0। बिना सॉल्व किए इस सवाल को क्या करना था, सॉल्व करना था, बस खत्म कहानी। तो 0 बल लगेगा, आपका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाग्र नहीं टूट सकती, एकायक एकदम से नहीं टूट सकती। क्यों, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदन नहीं करती, यानी प्रतिच्छेद नहीं करती। सबसे पहली कहानी कि कोई भी रेखा टूट नहीं सकती, यानी एकदम से क्या नहीं कर सकती, टूट नहीं सकती। जैसे समझना, ये धनात्मक आवेश है, ये ऋणात्मक आवेश है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और यहां पे गया। क्या इलेक्ट्रॉन रास्ते में कभी गायब हो सकता है क्या, नहीं हो सकता बेटा। जो विद्युत बल रेखा है वो कल्पना काल्पनिक रेखा तो है, बट हमने कहा है कि वो किसी एक इलेक्ट्रॉन का मुक्त पथ है। जब इलेक्ट्रॉन का मुक्त पथ है, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन गायब नहीं हो सकता कि यहां गायब हो गया, प्रकट हो गया, तो बीच में रेखा ही नहीं है। अरे अगर इलेक्ट्रॉन निकला है तो निकल के कहीं तो गया है, बीच में गायब नहीं हुआ है। तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन गया है वही पथ, उसी का रास्ता क्या है, विद्युत बल रेखा है। इसीलिए कभी भी विद्युत बल रेखा टूट नहीं सकती। और दूसरी कहानी क्या, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। आपको पता है, आपको ये वाली बात पता है कि जब दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो वहां पे ये वाली बात आपको क्लियर होगी। जैसे हमने कहा ये विद्युत बल रेखा 1 है, ये विद्युत बल रेखा 2 है। अगर इस विद्युत बल रेखा 1 पर जिस पॉइंट पे काट रही है उस पॉइंट पे क्या करें, स्पर्श रेखा खींची। ये स्पर्श रेखा है ए के लिए, ये स्पर्श रेखा है बी के लिए, उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे काट रही हैं। और किसी एक पॉइंट पर विद्युत बल रेखा के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाती है। जिस बिंदु पर दो विद्युत बल रेखाओं ने काटी हैं उस पर दो दिशाएं होंगी, पहली दिशा और दूसरी दिशा। और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव ही नहीं है, नहीं है। तो यह कॉन्ट्राडिक्शन अपने आप में ही पैदा हो गया कि काट दी कहानी। तो कभी भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि अगर उन्होंने काटा तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव हो जाएंगी। और ऐसा कभी संभव ही नहीं कि एक बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव हो जाएं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, आपका खत्म हो गया। और इस लेक्चर में हम लोगों ने 1.1 से लेके 1.7 तक के क्वेश्चंस को ही किया था। तो ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। इसके अगले वाला लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। अगर आपको सवाल समझ में आए हैं, अगर नए हैं, पुराने हैं तो कोई बात ही नहीं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी कर दो। ठीक है, और लाइक करो या ना करो, सब्सक्राइब करना जरूरी है।
और इस लेक्चर को अपने दोस्तों तक भेजना भी जरूरी है, क्योंकि एलडी स्टडी को आपकी बहुत जरूरत है। आपको भी पता है ये चीज। और खैर चलो ठीक है, आपको जो करना है वो आप करेंगे ही, हमारे कहने से थोड़ी कुछ करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहो एलडी स्टडी, पढ़ते रहो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ठीक है, ओके, बाय बाय।